बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कल जो एक ट्वीट करके एक नया भौचाल जो पाकिस्तान की सियासत में लेके आए हैं, सदर साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से, सदर साहब के इस तनाज़ुर के हवाले से कुछ फॉलोअप डिटेल्स हैं जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी एक अहम खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात, और जो ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली वज़ीर साहब को आज मुतल्लिका अदालत में ETC अदालत में पेश किया गया है, वहाँ पर क्या अदालती कार्रवाई रही, उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब की लीगल टीम, जिसमें सलमान सफदर साहब हैं, जिसमें शोएब शाहीन साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, इन वकला की लीगल टीम की जानिब से एक दरख्वास्त जब खान साहब की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद जो अबूरी ज़मानतें थीं इस्लामाबाद की ETC अदालत से, वो ज़मानतें खारिज हो गई। जो नैब के केसेस थे इमरान खान के ख़िलाफ़ जज मोहम्मद बशीर के सामने, वहाँ से अबूरी ज़मानतों को खारिज कर दिया गया, इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और लाहौर की ETC अदालत ने भी खान साहब की जो अबूरी ज़मानतें थीं, जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें थीं, इनको खारिज कर दिया। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि ये जो केसेस में खान साहब की ज़मानतें खारिज हो रही हैं, अगर तोशा खाना केस में जैसे कि कल 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अपील पर समाअत करने जा रही है, नज़र आ रहा था कि ये क्योंकि 3 साल की कन्विक्शन है, इसमें फ़ैसला आज नहीं चंद हफ्तों में या 1-2 महीनों में यह फ़ैसला सस्पेंड हो जाएगा और इमरान खान साहब को इस केस में रिहाई मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो केसेस में खान साहब की ज़मानतें खारिज हो रही थी, वहाँ पे ये भी खदशा मौजूद था कि एक तरफ अगर रिहाई खान साहब की तोशा खाना केस में हो भी गई, तो बाकी केसेस में जो अबूरी ज़मानतें खारिज हो रही हैं, उन केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और उन्हें अटक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। तो इसी खतरे के पेश नज़र खान साहब की लीगल टीम ने बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त पे जो है इस्तदा ये की गई कि जितने भी केसेस हैं जिनमें खान साहब की गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं, जिसमें खान साहब की अबूरी ज़मानतों को रिजेक्ट किया जा रहा है, इन तमाम केसेस में इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी को रोक दिया जाए और उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए। यह भी दरख्वास्त दायर हुई। तो मैंने आप नाज़रीन के साथ ही अपना एक एनालिसिस शेयर किया था कि जिन खसूसी अदालतों से, ETC अदालतों से या एहतसाब की अदालतों से खान साहब की ज़मानतें खारिज हो रही हैं, बजाय इसके कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की अपील दरख्वास्त दायर की जाती, इस पर अगर मुतल्लिका हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया जाता तो वो मुतल्लिका प्रॉपर फोरम था। तो हमने कहा था कि दरख्वास्त एतराज़ लग के वापस हो जाएगी, इस बात का इम्कान मौजूद है। और इब्तदाई तौर पर जो एतराज़ात लगे थे वो भी हफ्ते के रोज़ एक व्लॉग में आपके साथ हमने शेयर कर लिए थे। आज ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त को कि खान साहब को दीगर केसेस में हिफाजती ज़मानत दी जाए, उन केसेस में उनकी गिरफ्तारी ना की जाए। तोशा खाने में खान साहब रिहा होते हैं तो उन्हें बाहर आने दिया जाए, बाहर आने पर किसी नए केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना डाल दी जाए। तो ये जो दरख्वास्त थी, इसको एतराज़ लगा के वापस कर दिया गया है। और वही एतराज़ लगा है कि एक तो आर्टिकल 184(3) का ये मामला नहीं बनता, और फिर आपके पास मुतल्लिका रेमेडी मौजूद थी, मुतल्लिका फोरम मौजूद था, तो वकला जो है खान साहब के, उन्हें प्रॉपर फोरम के ऊपर यानी हाई कोर्ट के ऊपर यह दरख्वास्त जो है वो दायर करना चाहिए थी। अब दरख्वास्त एतराज़ लग के वापस हो चुकी है। देखना ये होगा कि क्या इस एतराज़ात के ख़िलाफ़ कोई चैम्बर अपील अदालत उज़्मा में दायर की जाती है, या फिर जो प्रॉपर फोरम है हाई कोर्ट्स का, वहाँ पे खान साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए जो है वो रुजू किया जाता है इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से। इसके अलावा नाज़रीन, जज अबुल हसनात साहब जिन्हें की अदालत में आज ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड के पास पेश किया गया, अली वज़ीर को पेश किया गया। ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत में क्या कहा गया, इस पर आने से पहले जो प्रोसिक्यूशन साइड है जिनकी तरफ से आज सरकार का केस जज साहब के सामने रखा गया, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के सामने, और ये कहा गया कि अली वज़ीर और जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा हैं, इनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कुछ रिकवरियाँ करनी है, कुछ चीज़ें देखनी है, तफ्तीश मुकम्मल करनी है। लेकिन जो दूसरी साइड की वकील थे, मतलब ईमान ज़ैनब मज़ारी के वकील थी, उनकी जानिब से कहा गया कि 2 दिन से तो ईमान ज़ैनब मज़ारी जो है वो पुलिस की हिरासत में है, 2 दिन को इनको कुछ नहीं मिला, और जो मोबाइल और लैपटॉप है ईमान का वो भी पुलिस के पास है, तो जिस्मानी रिमांड का जवाज़ नहीं बनता। इसी तरीके से अली वज़ीर साहब खुद रोस्टम पे आए, उन्हें कहा कि मुझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन भी आया और मैंने जलसे में जो खिताब किया, इस्लामाबाद के बाहर हमारा जलसा था PTM का, इसमें कोई गलत बात नहीं की। और इसी जब वो बात कर रहे थे, अली वज़ीर साहब अदालत से मुखातिब थे, तो जज साहब को मिस्टर स्पीकर, जनाब स्पीकर कह के मुखातिब किया।
तो अली वज़ीर साहब के जो वकील थे उन्होंने माजरत की अदालत से कि क्योंकि अली वज़ीर साहब रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं और असम्बली के ऐवान में स्पीकर को जनाब स्पीकर कह के या मिस्टर स्पीकर कह के मुखातब किया जाता है, तो इस पर माजरत खाएँ। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं भी, आप बोलें, मैं भी स्पीकर हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, आप बताएं जो बात कर रही हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी जो अदालती कार्रवाई, इसके बाद अदालत ने 10 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी प्रोसिक्यूशन साइड की, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन 3 दिन के लिए ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली वज़ीर साहब को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा की जो लॉयर थी, उनकी जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त की गई है अदालत से। देखते हैं कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आता है तो क्या शीरी मज़ारी और लीगल टीम को ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुलाकात की इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती। और ये भी अदालत में इंकशाफ किया गया कि कल ईमान ज़ैनब मज़ारी जो हैं, और ये भी खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है और कल वो जेल में जो है बेहोश भी हो गई थी। अब आ जाते हैं जो अपना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, एक और बड़ी खबर है, वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, व्लॉग लंबा हो जाएगा। अब आ जाते हैं सदर आरिफ अलवी साहब के मामले के ऊपर कि क्या, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब इस किस्म का कोई कानून बनता है तो उसके फ़ाइल किस तरीके से, किस रूट के ज़रिए सदर साहब के पास उनके ऑफिस में पहुंचती है, तरीक़ाकार क्या है, रूल्स क्या है, मैकेनिज़्म क्या बनाया गया है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, कल से जब ये सदर साहब का स्टेटमेंट आया है, मैंने बहुत सारे, जैसे हमारे मंसूर भाई कहते हैं लौंडे लपाड़े, वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बहुत सारे ऐसे लौंडे लपाड़े देखे हैं जो अपने व्लॉग्स में गला फाड़ फाड़ के, फेफड़ों का जोर लगा के कह रहे हैं कि सदर साहब के इस ट्वीट के बाद जो है ये जो कानून था ये ख़त्म हो गया, अब इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब ये जो लोग कह रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप बजाय इसके कि आप लटकना शुरू हो जाएं और इतना लंबा लंबा लटकें कि लोग कहेंगे भी हाथों से पकड़ने के नहीं लटक रहे, हाथों से पकड़ के नहीं लटक रहे, किसी और चीज़ के साथ लटक रहे। लेकिन बहरहाल माज़रत खां इस बात के ऊपर, तो बात यह है कि आरिफ अलवी साहब का वो ट्वीट पढ़ लें, उसमें वो सदर साहब खुद क्या कह रहे हैं। सदर साहब कल का ट्वीट मैं पढ़ूंगा। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा है कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की, आया कि वो वापस जा चुके हैं, मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस जा चुके हैं, ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ किया है। अल्लाह जानता है कि वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह जानता है वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। अब सदर साहब ये जो मुतासर होने की बात कर रहे हैं, ये जो माफ़ी मांग रहे हैं, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? सदर साहब इस बात की माफ़ी मांग रहे हैं कि ये जो कानून बन चुके हैं, इसके बाद जो मुतासरा लोग हैं उनसे, जो इससे अफेक्ट होंगे, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो सदर साहब ने तो कल के अपने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया था कि ये कानून बन चुके हैं, मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने इख्तलाफ किया था, वो एक अलग बहस है। लेकिन सदर साहब ने अपने इस ट्वीट के आखिर में मान लिया कि ये दोनों कानून आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कवानीन बन चुके हैं, इससे जो मुतासर होंगे मैं उनसे माजरत खा हूँ, उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ। तो सदर तो कानून के ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन लौंडे लपाड़े जो है अपने व्लॉग्स में, अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि नहीं, ये कानून मुतनाज़ा बन गए हैं, अब इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। कानूनी हैसियत सदर साहब खुद एडमिट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट से पास होता है तो उसका रूट क्या होता है। नाज़रीन, वैसे तो मुख्तलिफ वजारतों महकमों से जो कुछ चीज़ें जो हैं वो सदर साहब के ऑफिस में जाती रहती हैं, लेकिन जब कोई कानून बनता है, कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान से उसकी अप्रूवल होती है, या कौमी असम्बली स्पीकर के सेक्शन से जब कोई कानून सदर साहब को भेजना होता है, तो वज़ीर आज़म की एडवाइस के साथ वज़ीर आज़म एडवाइस करते हैं और फिर वो जो कानून है वो सदर के दस्तखत के लिए वज़ीर आज़म के ऑफिस से एडवाइस बना के सदर साहब को भिजवा दिया जाता है। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं सदर के, जो कल बताया गया कि एक ऑप्शन ये होता है कि आप बिल को असेंट कर दें, दूसरा ये होता है कि आप डिसेंट कर दें, इख्तलाफ कर दें, और 10 दिन की लिमिटेशन होती है। 10 दिन के अंदर अगर आपने ये करना है, अगर 10 दिन के अंदर आप नहीं करते तो सदर साहब जैसे कह रहे हैं कि मुझसे तो दस्तखत नहीं लिए गए, जो उनका इल्ज़ाम है, जो सर्शन है, तो वो इतराफ़ कर चुके हैं कि ये कानून बन चुका है। 10 रोज़ गुजरने के बाद मैंने डायरेक्शन ये की थी सदर साहब के मुताबिक, लेकिन वापस नहीं भेजा गया। 10 दिन के बाद कानून बनने की कानूनी हैसियत को वो एडमिट कर रहे हैं। अब आगे आ जाए कि फ़ाइल ऐवान सदर में चलती कैसे है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और उसके ऑफिस से जब भी कोई फ़ाइल जाती है ऐवान सदर में, सदर साहब के मतलब सेक्रेटेरिएट में, तो ये जो स्टाफ होता है सदर का, और बल्कि ख़ास सदर के स्टाफ की बात कर लें, 2 हिस्सों में मुनक़सिम होता है। एक जो सदर साहब के पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनको सदर साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं वो डील करते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी के नीचे जो है वह डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के नीचे 3 ADC होते हैं। 3 ADCs के नीचे अमला होता है सिक्योरिटी का और प्रोटोकॉल का। और ये जो पूरा एक मैंने आपको विंग बताया है, मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे ADC, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी स्टाफ, इनका काम
सदर की सिक्योरिटी, उसको प्रोटोकॉल को देखना, उनके ज़ाती नोयत के कहाँ पे सदर साहब दौरे कर रहे हैं, कहाँ पे सदर ने जाना है, कहाँ पे सदर ने आना है, ये तमाम जो अमला है जिसका ताल्लुक जो है वो मुसल्लह अफवाज के साथ है, इसका काम सिर्फ इसी हद तक है, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी और सदर साहब के पर्सनल मैटर को देखना। ये जो कानून की फ़ाइल है इसका इस स्टाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो कानून अगर कोई आता है, यानी अगर इस तरह की कानून बन के आता है तो उसको सबसे पहले जो देखता है, जो उसका जायज़ा लेता है, जो उसकी फ़ाइल बनाता है, वो सेक्शन ऑफिसर होता है ऐवान सदर का, सदर हाउस का जो सेक्रेटेरिएट है, सदर साहब को जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो नीचे ऑफिसर है, एक पूरा स्टाफ बना हुआ है। सेक्शन ऑफिसर सबसे पहले उसकी फ़ाइल तैयार करता है। एक तरफ वो मैटर, वो जो कानून आता है उसको रखा जाता है, दूसरी तरफ एक और पेज तैयार किया जाता है, एक और नोटिंग के लिए उस जो बिल होता है या जो मैटर होता है उसका तारुफ करवाया जाता है, और फिर सेक्शन ऑफिसर उसको ऊपर, फाइल को ऊपर भेजता है। ऊपर वाले जो पहला जो स्टेज है, जो पहली सीढ़ी है, सेक्शन ऑफिसर से ये फ़ाइल निकल के जाती है असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास, असिस्टेंट सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी से जाती है ये जॉइंट सेक्रेटरी के पास, और जॉइंट सेक्रेटरी ये भेजता है जो सेक्रेटरी होता है सदर का, सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये फ़ाइल जाती है। अब इस फाइल के साथ एक तो मैटर, जैसे मैंने कहा कि वो मैटर लगा होता है, दूसरी जानिब जो है जिस ऑफिसर के पास वो चीज़ें जारी होती हैं वो उसका जायज़ा लेने के बाद उसके ऊपर अपने कमेंट्स जो है वो देते जाते हैं, रिकमेंडेशन देते जाते हैं, अपनी नोटिंग करते जाते हैं। तो जब सदर साहब के पास ये फाइल जाती है अपने थ्रू उनके सेक्रेटरी के, तो सदर साहब उसके ऊपर देखता है, उसके फाइल का जायज़ा लेता है, उसके ऊपर अप्रूवल यानी एसेंट देता है या फिर डिसअप्रूवल लिखता है कि मैं इसको डिसअप्रूवल नहीं कर रहा। अगर वो कानून है, सदर साहब को अगर वज़ीर आज़म ने कोई कानून भेजा है कि पार्लियामेंट ने पास किया, अपने सिग्नेचर्स करने हैं, सदर अगर उसके साथ एसेंट करता है तो दस्तखत कर देता है। अगर इख्तलाफ करता है तो सदर डिसएग्रीमेंट के हवाले से रीजनिंग देता है, बाकायदा वजूहात बयान की जाती हैं। माजी में आप देखेंगे जो बिल भी सदर साहब ने वापस किया है उसको वापस भेजने की, उसको दोबारा से रिकन्सिडर करने की सदर साहब ने बाकायदा तौर पर रीजनिंग दी है। लेकिन यहाँ पर सदर साहब ने जो कुछ भी किया, जो फाइल उनके पास गई, यानी जिस तरीके से फाइल जाती है भी आपको बता दें कि अगर नहीं, जो तरीकाकार है सेक्शन ऑफिसर से सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट साहब को फाइल पेश की गई है उसी तरीके से वापस आती है। सदर साहब उस फाइल को देखने के बाद सेक्रेटरी को वापस करेंगे, उसके बाद सेक्रेटरी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी को भेजेगा, जॉइंट सेक्रेटरी उस फाइल को असिस्टेंट सेक्रेटरी को, और असिस्टेंट सेक्रेटरी उस फाइल को सेक्शन ऑफिसर के पास भेजेगा, और सेक्शन ऑफिसर जो भी ऊपर से हदायत आई होंगी, अप्रूव हुआ है, डिसअप्रूव हुआ है, डिसएग्रीमेंट किया गया है, तो वो उसके मुताबिक अगर तो कानून बन चुका है तो नीचे बता देगा कि ये कानून बन गया है। अगर सदर साहब ने तहरीरी तौर पे कहा कि मैं डिसएग्री करता हूँ, इसका ऐवान दोबारा से जायज़ा ले, तो वो उसी तरीके से उसको कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को या पार्लियामेंट को वापस भेजेगा कि सदर साहब ने ये सब कुछ किया है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, जो तरीकाकार है, जो मैकेनिज़्म है कि फ़ाइल चलती कैसे है, फ़ाइल या कानून जो है सदर साहब तक पहुँचता कैसे है, एग्री कैसे करना है, डिसएग्री कैसे करना है, पूरा एक तरीकाकार है। तो सदर साहब के पास कल जो इल्ज़ाम लगाया है, तो सदर साहब के पास एक मौका है, आखिरी मौका कह सकते हैं, क्योंकि कल इल्ज़ाम तो लगा दिया, अब सदर साहब ने अप्रूव करना है। कल के इक़दाम के बाद सदर साहब पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, सदर साहब पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब सदर साहब ने वो डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो फाइल दिखानी है जिस पर सदर साहब ने डिसएग्रीमेंट किया और इस बिल को दस्तखत करने के साथ यह किया कि कह दिया कि इसको वापस जो है वो भिजवा दिया जाए, जो अपने मुतलका फोरम है कि वो इसको दोबारा से रिकन्सिडर करे। ये डॉक्यूमेंट्स, ये फ़ाइल सदर साहब को दिखानी होगी। सदर साहब ने ट्वीट किया लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो ये एक तरीकाकार। अब सहाफ़ी की खबर क्या है, सहाफ़ी अमर इलियास राना साहब हैं, ऐवान इक़्तिदार के जो ऐवान है उस पर उनकी गहरी नज़र होती है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसद्दक़ा ठोस उनकी खबरें होती हैं, बड़े बावसूख उनके ज़राए हैं। तो आमिर इलियास राना साहब ने आज खबर दी है रोज़नामा एक्सप्रेस में, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि सदर साहब को मुख्तलिफ बिल भेजे गए थे, जिनमें से 13 बिल 9 अगस्त को सदर साहब ने एतराज़ात लगा के, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, जो तरीकाकार आपको बता रहे थे, उसी तरीकाकार के तहत सदर साहब ने एतराज़ात लिखे, कहा कि ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये बिल पास नहीं करूँगा, इस पर दस्तखत नहीं करूँगा। वो वजूहात बयान करके सदर साहब ने वो बिल वापस भेज दिए। अब सदर साहब के पास आर्मी एक्ट का कानून भी पड़ा था, ऑफिशियल एक्ट का कानून भी पड़ा था, लेकिन वो बिल जो हैं वो सदर साहब ने वापस नहीं भेजे। उनकी फ़ाइलों के ऊपर सदर साहब ने कोई एतराज़ात या कोई वजूहात, कोई रीज़निंग उनके वापस भेजने की जो है वो तहरीर नहीं की। तो कल सदर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया, तो सदर साहब ने इल्ज़ाम लगाया, भौचाल आ गया पाकिस्तान की सियासत में। इस्तीफ़े का मुतालबा भी सदर साहब से किया गया। अब सदर साहब ने फैसला करना है, प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत है, या तो इल्ज़ाम को साबित करें। अगर इल्ज़ाम को साबित नहीं करते, कल हमारे एक वकील दोस्त हैं लंदन में बैठे हैं आजकल, अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने दावा किया कि सदर साहब ने
कोई लेटर लिख दिया है चीफ साहब को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात के लिए। लेकिन बात यह है कि जो प्रायर जिम्मेदारी सदर साहब की अपनी बनती थी, जो कि आमिर इलियास राना साहब की खबर है कि सदर साहब का मामला ये बनता था, उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि अगर ऐसा कुछ था जैसा वो दावा कर रहे हैं, जैसा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो सदर साहब को फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था। एक कमेटी बनाते जो इस सारे मामले की तहकीकात करती कि दरअसल कहाँ पे गफलत हुई है, कहाँ पे सदर साहब का जो एतमाद है उसको मजरूह किया गया है। लेकिन सदर साहब ने करने के बजाय, सदर साहब ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय सदर साहब ने एक ट्वीट दागा और उस ट्वीट में सदर साहब ने फिर माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। भाई, माफ़ी मांगने से पहले आपको चाहिए था कि आप इसकी तहकीकात करवा लेते, आप एक कमेटी तश्कील देते जो कानून के मुताबिक सदर साहब के पास अख्तियार था, सवाबदीदी अख्तियार था। लेकिन वो सदर साहब ने नहीं किया और सदर साहब ने माफ़ी मांगना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा। अब मामला वाज़ेह है कि अगर ऐसी कोई फ़ाइल है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिस पर सदर साहब ने डिसएग्री किया, जिस तरह से 13 बिल आमिर इलियास राना साहब के मुताबिक 9 अगस्त को वापस भेजे हैं, तो इस बिलों के हवाले से भी, इन बिलों के हवाले से भी सदर साहब ने वजूहात दी होंगी, एतराज़ात लगाए होंगे। वो अगर सदर साहब मंजर-ए-आम पे ले आते हैं तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर सदर साहब प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक तो सदर साहब ने मुबैना तौर पे गलत बयानी की है। और PTI की हमदर्दियाँ, गो के ये खबरें सामने आ रही थी कि उनके इख्तलाफात हैं PTI के साथ, वो चीज़ें माजी वाली नहीं रहीं, तो ग़ालिबन वो हमदर्दियाँ PTI के साथ वाबस्ती को बहाल करने के लिए ये एक स्टंट जो है बज़ाहिर लगता है कि सदर साहब ने ये चीज़ें की हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।